कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लाइव क्लास 1.2। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक के अध्याय 2 जिसका कि नाम है शोषण। इसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सब्जेक्टिव में जो कि वो क्वेश्चन जो कि बिहार बोर्ड के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन को हमने एक तरफ से छांट लिया है। आपको एक वीडियो में ही सारे क्वेश्चनों का आंसर मिलेगा। बहुत ही आसान भाषा में अपनी भाषा में लिखे हैं। जिस प्रकार से वहाँ पूछा जाता है कि अपनी भाषा में सारे क्वेश्चनों का आंसर दीजिए, उसी प्रकार से हम सारे क्वेश्चन का आंसर अपनी भाषा में लिखे हैं। तो बिना टाइम के आपका ये क्लास शुरू करते उससे पहले अगर चैनल पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दे, जिससे कि नई वीडियो आपके पास जल्द ही पहुँचे। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है शोषण क्या होता है। क्वेश्चन क्या है? शोषण क्या होता है। और ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अपने कॉपी में नोट करके इसे याद कर ले। शोषण क्या है? वायुमंडल से ऑक्सीजन को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना तथा शरीर के अंदर निर्मित CO2 को बाहर निकालने का प्रक्रिया शोषण कहलाता है। देखिए क्या बोला गया, शोषण क्या होता है आपको समझाते हैं हम। तो देखिए कितना आसान भाषा में लिखा हुआ है कि शोषण क्या है। देखिए क्या बतलाया गया। मान ये आपका कोई एक व्यक्ति है या किसी जीव का शरीर है, ये किसी जीव का शरीर है। जब ये बाहरी वातावरण से वायुमंडल से ऑक्सीजन क्या लेगा, ऑक्सीजन अंदर लेगा, और कोशिका के अंदर जो उत्पन्न होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, उसे जब बाहर निकाल दिया जाएगा उसे ही बोला जाएगा शोषण। क्या बोला जाएगा? शोषण। अर्थात सांस लेने की प्रक्रिया तथा छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? सांस लेना तथा उसे छोड़ने की प्रक्रिया को ही शोषण कहा जाता है। पहला चित्र करके लिख सकते हो आप क्या। शोषण एक अपचयक मंद दहन का उदाहरण है जिसमें लगातार जैव ऊर्जा की खपत होती है। शोषण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक में आपको लेना है शोषण, ये ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑक्सीशोषण। और दूसरा में होता है आपका अनऑक्सीशोषण। अब देखिए इसे समझते हैं कि ऑक्सी और अनऑक्सी क्या होता है। ये भी आपका अक्सर पूछा जाता है कि ऑक्सीशोषण क्या है और आपका अनऑक्सीशोषण क्या है। तो ऑक्सी पहले समझते हैं, फिर समझेंगे हम अनऑक्सीशोषण को। ठीक है, देखिए ऑक्सीशोषण क्या होता है। ऑक्सीजन के उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को ऑक्सीजन कहा जाता है, और ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया क्या कहते हैं? अनऑक्सीशोषण कहा जाता है। कितना देखिए आपका राप्ती के चैनल में आपका लिखा हुआ है, लॉलीपॉप क्वेश्चन भी है। अब देखिए क्या है, ऑक्सीजन के उपस्थिति में जो क्रिया होगा, ऑक्सीजन के उपस्थिति में जो क्रिया होगा उसे ही तो बोलेंगे ऑक्सीशोषण। और ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में अर्थात जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगा और वहाँ पे जो क्रिया संपन्न होगी, पूरी होगी, उसे ही तो कहा जाएगा अनऑक्सीशोषण। आपने इस क्वेश्चन को अच्छे समझ लेंगे और इसे अपने को भी नोट कर ले। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी देखिए आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि ऑक्सीशोषण और अनऑक्सीशोषण में अंतर। अरे वही तो पूछा, ऑक्सीजन और अनऑक्सीजन में क्या पूछा? अंतर। दोनों में क्या करना है? बस अंतर आपको लिख देना है। एक तरफ लिखना ऑक्सीजन के बारे में, एक तरफ अनऑक्सीजन के बारे में लिख देना है। आपको हो गया तो अंतर। आइए क्वेश्चन पूछा जाते हैं बिहार बोर्ड में और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे अपने कॉपी में नोट कर ले। वैसे तो हम सारे क्वेश्चन मेरा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे क्वेश्चन हम जो बिहार बोर्ड में पूछा जाता है वही सारे क्वेश्चन को हम लोग छांट के निकाले हैं। तो इसका देखिए आंसर क्या होगा। इस तरफ लिखना है कि ऑक्सीशोषण तथा अनऑक्सीशोषण में निम्नलिखित अंतर है, लिख करके डैश दे दोगे। उसके बाद आपको लिखना है एक तरफ ऑक्सीशोषण, एक तरफ अनऑक्सीशोषण। और ऑक्सीशोषण में आपको लिखना है क्या? ऑक्सीशोषण की उपस्थिति में संपन्न होने वाले ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को ऑक्सीजन कहा जाता है। जो आपका जो परिभाषा था पहले परिभाषा को लिख दीजिए और इधर देखिए परिभाषा पहले लिख दीजिए। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाली क्रिया को अनऑक्सीशोषण कहा जाता है। आपको परिभाषा क्या नंबर आपको हो गया 1 नंबर। अब 2 में लिखना है इसे वायवीय शोषण भी कहा जाता है। ऑक्सीजन को वायवीय शोषण भी कहा जाता है और इसे ऑक्सीजन को इसे अवायवीय शोषण भी कहा जाता है। 2 हो गया। नंबर 3 देखिए, इसमें विशाल जीव भाग लेते हैं। इसमें क्या सब विशाल जीव भाग लेते हैं। इसमें सूक्ष्म जीव भाग लेते हैं, अर्थात इसमें बड़े जीव रह जाते हैं, जैसे मानव हो गया, सांप छुछुंदर हो गया, आपको जो बहुकोशिकीय जीव है वो भाग लेते हैं। गाय भैंस बकरी कुत्ता बिल्ली आपको हो गया, ये बड़े जीव हो गया। और इसमें सूक्ष्म जीव जिसको कि आप अपने आँख से नहीं देख सकते हो, जिसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप उपयोग करना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? इसका उपयोग सूक्ष्म इसमें सूक्ष्म जीव भाग लेते हैं, वैसे जीव इसमें भाग लेते हैं। किसमें? अनऑक्सीशोषण में। अब देखिए नंबर 4 क्या है। इसमें CO2 और जल का निर्माण होता है
ऑक्सीजन में क्या होता है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 मतलब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। और इसमें देखिए, इसमें CO2 और जल का निर्माण नहीं होता है। इसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण नहीं होता है। और ये आपको हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। इसका स्क्रीन ले ले। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 को बनने से पहले अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे। अरे कर दो यार। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 क्या है, पित्त के मुख्य कार्य को लिखें। जो कि पित्त होता है, जब बनाओगे ये आप पाचन तंत्र, उसमें आपको इस तरह से थोड़ा बनाए होंगे, इस तरह से बना हुआ रहता है, उसे कहते हैं पित्त। क्या इसे कहते हैं, पित्त। ठीक है, तो बोले पित्त का मुख्य कार्य क्या है, तो देखिए इसका देखते क्या है। यकृत के बलग में अंडाकार संरचना को पित्त कहा जाता है। जो यकृत होता है उसके बलग में अंडाकार संरचना होता है, ठीक है, इस प्रकार सबका रहता है, उसे भी पित्त कहा जाता है। इसका देखिए क्या होता है, पित्त का निर्माण यकृत में होता है, जबकि पित्त के संग्रहण स्थान को पित्ताशय कहा जाता है। पित्त में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है, जिसका पीएच मान 7.5 से 8.5 होता है। इसका क्षारीय मान कितना होता है, 7.5 से, और इसका 8.5। अर्थात ये कैसा होता है, क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय होता है। इसका अम्लीय मान कितना हो गया, पीएच अम्लीय पीएच मान कितना हो गया आपका, 7.5 से 8 के बीच में होता है। और 7 से जो अधिक रहेगा पीएच मान आपको बढ़ाते क्लास में क्या होता है, वो क्षारीय होती है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या है, लगावेलू जब लिपस्टिक हिलेला आरा डिस्ट्रिक्ट। तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है, इसलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, मानव में श्वसन क्रिया का संचित वर्णन करें। मानव में श्वसन क्रिया का संचित वर्णन करें। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया को श्वसन कहा जाता है। क्या बोला गया, भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण, अर्थात ऑक्सीकरण, जब उसमें ऑक्सीजन मिलेगा तो ऑक्सीकरण हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन का फलस्वरूप काम हो रहा है कि फलस्वरूप ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया को श्वसन कहा जाता है। इसका सूत्र क्या था, C6H12O6 + O2। आपका ये क्या हो गया, ये आपका हो गया ग्लूकोज। क्या हो गया, ग्लूकोज में जब मिला ऑक्सीजन, ग्लूकोज में जब मिला ऑक्सीजन तब देखिए क्या बनता है, CO2। क्या निकला आपका, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया, और H2O क्या बना, जल बना, प्लस क्या बना, ऊर्जा बना। क्या बना, ऊर्जा बना। अब देखिए पढ़ते नीचे क्या लिखेंगे, श्वसन तंत्र की प्रमुख ये अंग भाग लेते हैं। श्वसन तंत्र में प्रमुख अंग भाग लेते हैं। पहला क्या लेंगे, नसा गुहा। नसा गुहा का जहाँ से आप सांस लेते हैं, नाक जिसको कहते हैं नसा गुहा। इसमें ले लें नाक श्वसन तंत्र प्रथम वो प्रारंभिक अंग होता है जिसमें 2 छिद्र पाए जाते हैं। अरे आपके पास नाक जो है, नकिया जो है, उसमें कितना छेद है, अरे 2 ही ना छेद है, तो है इसमें कितना 2 छेद हो जाती है, ठीक है। क्या बोला, नाक श्वसन तंत्र के प्रथम, सब लेते नाक से सांस लेते हैं तो प्रथम हो गया, और प्रारंभिक अंग होता है जिसमें 2 को छेद होता है। छिद्र की सहायता से हवा को अंदर किया जाता है। अरे आपको पता नहीं सांस कैसे लेते हो, तो वही तो है, सांस को अंदर लिया जाता है। नसा गुहा के दीवार पर बाल पाए जाते हैं। नाक के अंदर ये जब आपका नकिया बन गया, अरे भैया ये आपका जो नकिया बन गया, जब का नकिया बन गया तो नकिया के अंदर छिद्र रहता है ना, अंदर क्या रहते हैं, बाल पाई जाती है। तो उसे क्या होता है, बाल पाए जाते हैं जो हानिकारक जीवाणु और धूल कण को जाने से रोकती है। आपके अंदर बाल क्यों होती है, वो क्या करते हैं, जैसे धूल का अंदर जाएगा, अंदर धूल कर जाएगा तो बाल उसको क्या करेगा, उसमें चिपक जाएगा, या वहाँ जो पानी रहेगा, नाक में जो पानी रहती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हो, दिमाग बोलते हो। और आप लोग कमेंट लिखिएगा कि आप अपने गाँव में अपने में जो नाक के अंदर जो दिमाग होती है, गंदगी पाई जाती है, जिसको घी आप लोग बोलते हो, उसको किस नाम से जानते हो। देखते हैं किस राज्य में किस ज़िले में किस बच्चे कौन सा नाम से उसे पुकारते हैं, दिमाग को जो नाक के अंदर पाई जाती है, ठीक है, जो पानी से पदार्थ पाई जाती है, ठीक है, गाढ़ा सा, किस नाम से जाना जाता है, वो पूछ रहे हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, जब अंदर में पानी सा है, जब अंदर धूल कर जाएगा, हानिकारक पदार्थ जाएगा, बाल में जो आपका गंदगी, जो आपका जो पानी है, वो क्या करेगा, चिपचिपा पदार्थ उसमें चिपक जाएगा और हमारे फेफड़े तक गंदगी को नहीं देने दिया जाएगा, जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। अब देखिए नंबर 2 को क्या लिखना है, नंबर 2 में आपका है
ग्रसनी। नंबर 2 में क्या है? ग्रसनी। तो थोड़ा इसके बारे थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 5 में पूछा था, इसीलिए आप इसे ध्यान से लिखें, ठीक है। ग्रसनी में आपको लिखना है यहाँ क्या है? नसा गुहा के आगे घुमाव द्वार संरचना को ग्रसनी कहा जाता है। आपका इस तरह से घुमा रहा था, इस तरह से आपका घुमा रहा था, ठीक है। आपका जो इस तरह से हो गया, यहाँ पे से घुमा रहा देगा, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? इसे ग्रसनी कहा जाता है। अब देखिए नंबर 3 लिखेंगे स्वर नली। क्या है स्वर नली? फैरिक्स के पीछे और चौड़ी श्वसन नली के रूप में खुलती है, जिसे स्वर नली कहा जाता है। स्वर नली कहा जाता है। इसे आवाज़ का केंद्र बिंदु भी कहा जाता है। फेरेक्स जिस छिद्र द्वार लैरिक्स में खुलता है उसे गले क्या है गैलेक्टिक कहते हैं। गैलेक्टिक के ऊपर एक ढक्कन होता है जिसे एपिगेंटिक्स कहा जाता है, जिसका कार्य भोजन को श्वसन नली में जाने से रोकता है। आपका इस तरह से आपका बना रहता है। आपका देखो ऊपर से सांस मान लीजिए लेते हैं, तो आपका ये भोज पदार्थ हो गया, आपका ये सांस ले हो गया, यहाँ पर आपका ये बना हुआ रहेगा। ये कभी इधर खुलेगा, कभी इधर खुलेगा। जब इधर खुलेगा तो आपका सांस इधर रहेगा, फिर आपका इधर चला जाएगा, ठीक है। इसको हमने क्लास में बहुत अच्छे तरह से बच्चों को समझाए थे। अब बढ़ते हैं आगे। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5 की ओर। इसमें आपको लेना है क्या? ब्रोकाई। ब्रोकाई इसमें आपको लेना है श्वसन नली बच्छ गुहा में पहुंचकर 2 भागों में विभाजित हो जाती है, जिसे ब्रोकाई कहते हैं, और प्रत्येक भाग में एक एक फेफड़ा होता है। क्या है? एक एक फेफड़ा होता है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपका धासुक प्रश्न है। इसमें मोस्ट वी लगाते हैं, इसे आपको लिख लीजिए, और इसी आपका आएगा ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। तो इसी तरह से आपको समझा देते हैं, ठीक है। क्या है? प्रमुख जीवों का श्वसन अंग। जो कुछ जीव है, ऐसे कुछ जीव का नाम यहाँ पे लिख दिए हैं, उसके कहाँ से वो सांस लेते हैं उसका नाम बतलाइए। जैसे मानव कहाँ सांस लेते हैं? फेफड़ा से। तो मानव का ये सांस लेने कौन सा होता है? सांस क्या होता है? श्वसन अंग फेफड़ा। तो इसमें लिख लीजिएगा मानव का फेफड़ा, मछली का गलफर या गिल्स। गलफर या गिल्स। आपका ये जो मछली रहता है, इस तरह से आपका जो मछली रहता है, मान लीजिए आपका जो मछली हो गया, कौन सा मछली? अरे भैया बन गया कतला। कौन सा? कतला बन गया ना। चलिए कोई बात नहीं। ये क्या बन गया रे? तो ये जो आपका जो यहाँ पर होता है, ये जब आपका किसी खुलता है, इसे हम बोलते हैं क्या? गलफर या गिल्स। इसी से मानव क्या करते हैं? ये मछली सांस लेते हैं, और पानी के अंदर भी सांस लेते हैं, क्योंकि ये जो गलफर क्या करते हैं, पानी का सूत्र होता है H2O, अर्थात H2O, मतलब कि पानी में क्या ऑक्सीजन की मात्रा है, तो पानी से ऑक्सीजन वो छाट लेते हैं, वो सांस ले लेते हैं, इसलिए पानी के अंदर भी मछली सांस ले सकती है। नंबर 3 में है मेढक। मेढक कहाँ से लेते हैं? त्वचा से। कहाँ से? त्वचा से, या फेफड़ा या नरसिका। ये तीनों चीज़ कहीं से सांस ले सकते हैं, इसलिए ये पानी में भी रह सकता है, जल में रह सकता है, कहीं पेड़ पौधा पे रह सकता है, ठीक है। तो त्वचा, फेफड़ा और नरसिका यहीं से भाग ले सकता है, ठीक है। उसके बाद है मक्खी अर्थात कीट। मक्खी या कीट कहाँ से लेते हैं? ट्रेकिया या बाता कतंग। बाता कतंग, यहाँ से वो सांस लेते हैं। आगे है कॉकरोच। कॉकरोच कहाँ से लेते हैं? ट्रेकिया से। कॉकरोच कहाँ से लेते हैं? ट्रेकिया से सांस लेते हैं। शेर फेफड़ा से। सांप फेफड़ा से। पक्षी फेफड़ा से। ऑक्टोपस गिल्स। ऑक्टोपस कहाँ से लेते हैं? तो वो आपका गिल्स या इसे भी गलफर बोलते हैं। तो ऑक्टोपस कहाँ से लेते हैं? गिल्स या गलफर से। केचुआ त्वचा से। केचुआ कहाँ से लेते हैं? त्वचा से लेते हैं। और चूहा फेफड़ा। कहाँ से? फेफड़ा से वो सांस लेते हैं। इस चार्ट को अपने को भी नोट कर ले और इसे याद कर ले, क्योंकि इसमें से आपका 1 से 2 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। अब हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की और क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या आपका है? क्वेश्चन नंबर 6 में है कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है कैसे? जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, जिसको जब कोयला जलाते हैं तो कोयले से धुआं निकलती है। कौन सा निकलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा निकलती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। और ये किस रंग की होती है? तो ये काले रंग की होती है। तो बोला ये जहरीली है कैसे? इसी क्या कहना है? कार्बन मोनोऑक्साइड को सबसे जहरीला गैस माना गया है, क्योंकि यह हेमोग्लोबिन से अभिक्रिया करके कार्बोलिक्स अम्ल का निर्माण करता है।
यह शरीर को कोशिकाओं एवं ऑक्सीकरण को जाने से रोकता है। ऑक्सीजन के अभाव में व्यक्ति का मौत हो जाता है, जिसके कारण इसे प्राणघातक गैस भी कहा जाता है। अब देखिए हम क्या हीमोग्लोबिन, तो जितने भी जीव हैं वो सभी जीव में से अगर खून है तो वो उसके अंदर खून के अंदर क्या रहेगा, हीमोग्लोबिन की मात्रा पाई जाएगी। क्या रहेगा, हीमोग्लोबिन की मात्रा रहेगी। और जब हीमोग्लोबिन की मात्रा रहेगी और कार्बन मोनोऑक्साइड जब रहेगा तो ये क्या करेगा, हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया कर लेगा और क्या बनाएगा, कार्बोलिक्स अम्ल का निर्माण करेगा। और जब देखिए कार्बोलिक्स क्या करेगा, कार्बोलिक्स अम्ल क्या कर देगा, शरीर में जो कोशिका है वहाँ तक ऑक्सीजन पहुँचने ही नहीं दिया जाएगा, ऑक्सीजन को पहुँचने नहीं दिया जाएगा। और जब वो पहुँचेगा नहीं तो लोग सांस नहीं ले पाएगा, और सांस लोग बिना लिए रह नहीं सकता है, जिसके कारण मानव की मृत्यु हो जाती है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 7 नंबर क्वेश्चन है, अमाशय के कितने भाग होते हैं। जो अमाशय होता है हमारे समय, जो अमाशय होता है उसके कितने भाग होते हैं। देखिए इसका आंसर क्या होगा, अमाशय के 3 भाग होते हैं। नंबर 1 में लिखेंगे, अमाशय के अग्र भाग को कार्डियक कहते हैं। अग्र भाग को क्या कहते हैं, कार्डियक। उसके बाद अमाशय के मध्य भाग को फुंडरिक कहते हैं, फुंडरिक कहते हैं। और नंबर 3 लिखेंगे, अमाशय के पिछला भाग को पाइलोरिक कहते हैं। अग्र भाग को कार्डियक, दूसरे भाग को, मध्य भाग को क्या बोलेंगे, फुंडरिक, और लास्ट भाग को क्या बोलेंगे, पिछला भाग को पाइलोरिक कहा जाता है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 8 है जो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अपने कॉपी में जरूर नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 8 है, जाइलम और फ्लोएम ऊतक में अंतर लिखें। जाइलम और फ्लोएम ऊतक में अंतर पूछने बोला। जो चैप्टर 1 पढ़ रहे थे जय पदा, उसमें बता रहे थे जाइलम और फ्लोएम में अंतर, और यहाँ है जाइलम और फ्लोएम ऊतक में अंतर लिखना है। तो ये देखते हैं इसके जाइलम और फ्लोएम में ऊतक में अंतर क्या कैसे होगा। और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अपने कॉपी में जरूर नोट कर लें, ठीक है। इसमें देखो आपका जो सबसे पहला जो अंतर है वो क्या है, इसमें ये आपको इस तरह से लेना है कि जाइलम और फ्लोएम में निम्नलिखित अंतर है, और लिख करके इस तरफ जाइलम लिख दोगे और लिख दोगे फ्लोएम। अब देखिए, यह एक प्रकार का पेड़ पौधे में पाया जाने वाला संवहन ऊतक होता है। मतलब एक चीज़ को दूसरे चीज़ तक पहुँचाना, उसे क्या संवहन का कार्य कहते हैं, जिसका मुख्य कार्य जल पहुँचाना होता है, ठीक है। किसका, जाइलम का। यह एक प्रकार का पेड़ पौधा में पाए जाने वाला संवहन ऊतक होता है, जिसका मुख्य कार्य भोजन पहुंचाना होता है। जाइलम क्या करता है, जल को जमीन से लेकर के पत्ती तक पहुंचाते हैं, और फ्लोएम करते बना हुआ भोजन को पूरे पेड़ पौधे में पहुंचाएंगे, इसे फ्लोएम बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, जाइलम। अब हम बढ़ते हैं, अब देखिए क्या है, अब लिखेंगे नंबर 2 में, पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे। तो पॉइंट नंबर देखिए 2 में क्या लिखा आपको लिखना है, पॉइंट नंबर 2 में आपको लिखना है, जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है। जो जाइलम की कोशिका होती है कैसी होती है, मृत होती है। जाइलम कोशिका कैसी होती है, मृत। और फ्लोएम की कोशिका जीवित होती है, कैसी, जीवित। अगर पूछेगा कि जाइलम कोशिका किस प्रकार हो जाती है तो हम लिखेंगे मृत। और अगर पूछेगा फ्लोएम की कोशिका कैसी होती है तो ये कैसी होती है, जीवित होती है। नंबर 3 लिखेंगे, जाइलम का दाब क्रियात्मक होता है, ठीक है। जाइलम का दाब ऋणात्मक होता है, अर्थात पीछे को होता है, ठीक है, ऋणात्मक होता है। और इसमें लिखेंगे फ्लोएम का दाब धनात्मक होता है, अर्थात आगे की ओर। इसमें क्या लिखेंगे, जाइलम के ऊतक को दारू कहते हैं। क्या बोलते हैं, अरे दारू शराब नहीं, ये आपका साइंस भाषा में है, ठीक है, दारू कहते हैं। जाइलम के ऊतक को क्या कहते हैं, दारू। और फ्लोएम के ऊतक को क्या कहते हैं, वाष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्ट कहते हैं। जाइलम को ऊतक को क्या करेंगे, दारू, और फ्लोएम को ऊतक क्या करेंगे, वाष्ट। और नंबर 5 में आपको लेना है, जाइलम क्या है आपका, जाइलम की गति नीचे से ऊपर की ओर होती है, और फ्लोएम की गति सभी दिशा में होती है। जो जाइलम होती है वो नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। जो पेड़ पौधा है, जो आपका जो पेड़ पौधा हो गया, तो इसमें जो जड़ नीचे से पानी कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर बच जाएगा। लेकिन फ्लोएम क्या करेगा, भोजन इधर उधर चारों तरफ, नीचे भी ऊपर भी चारों तरफ पहुँचाए, कौन, तो फ्लोएम। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। अब अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि चैप्टर नंबर 3 के जितने भी क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लैब क्लास 1.2 में। इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के एनसीईआरटी बुक बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है
परिवहन क्या है? परिवहन। इसके जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन को हम एक ही वीडियो में देखने वाले हैं, तो वीडियो का अंत तक बने रहे, वीडियो को बिल्कुल भी क्लिप ना करें। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।